नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कैसे कंपनी का जो शासन है उसके लिए कानून बनाए जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कैसे उन पर लगाम कसी जाती थी। उसमें समझते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या था, किन कारणों से कौन से प्रोविजंस आए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें से 1853 तो कंपनी का आखिरी एक्ट साबित होता है, क्योंकि इसके बाद कंपनी ही तबाह हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है सबसे बड़ा विद्रोह 1857 का। तो हर एक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है और क्या प्रोविजन है वो सारे हम समझेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं 1833 के अधिनियम के द्वारा कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था। दोनों जगह की चीज़ें मायने रखती हैं कि भारत में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो इसके प्रोविजन को इन्फ्लुएंस करती हैं और कुछ इंग्लैंड में होती हैं जो इसके प्रोविजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। सभी एक्ट में सभी कानून जो अंत तक अंग्रेजों ने बनाए। तो जो बैकग्राउंड है यहाँ पर देखें तो सबसे पहला तो तीसरा मराठा वॉर और पहला एंग्लो बर्मा वॉर। इनका मतलब यहाँ पर टेरिटरी बढ़ जाएगी, अंग्रेजों की टेरिटरी बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, टेरिटरी और रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रशासन को और वहाँ पर सही करना पड़ेगा, डिमांडिंग हो जाएगा। और वहाँ पर जो इंग्लैंड में बैठे हैं लोग वो कहेंगे पैसा 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 और पैसा लाओ। तो पैसा लाने के लिए देखते हैं पहले क्या होता क्या है। ये 1823 का मैप है। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जब होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं गवर्नर, वो आते हैं। उनका मतलब ही एक था कि जो कंपनी है उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित कर दिया जाए, जिसे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी कहा जाता है। तो तीसरे एंगल जो मराठा वॉर था उसके बाद वो हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लाल वाला तो सारा एरिया है डायरेक्ट अंग्रेजों के कब्जे में। तो देखिए कितना सारा एरिया तो उनके पास आ ही चुका है। और जो ब्लू वाला है ये सारी वो स्टेट हैं जो मान चुकी हैं कि हमारे जो दाता हैं वो अब कंपनी है। और ख़ास करके तीसरा जो एंगल मराठा युद्ध था उसके बाद तो पेशवाशिप को भी अबॉलिश कर दिया जाता है। जो पेशवा थे उनको कानपुर में बिठूर के पास बैठा दिया जाता है कि पेंशन ले लो और आराम से रहो, अब तुम वो सपना छोड़ दो कि मराठा साम्राज्य स्थापित होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से पूरा एरिया लगभग अगर देखें तो पंजाब और सिंध ये दो बिल्कुल बाहर है। अभी यहाँ अंग्रेजों का दखल बहुत हल्का सा शुरू हुआ है, सिर्फ बातचीत। तो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1819 में संधि हो चुकी है, लेकिन वो एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, वहाँ पर सहायक संधि जैसी कोई बात नहीं है। तो अभी दो स्टेट ये बची हुई हैं, उसके अलावा लगभग सब इनके पास आ गया है। और उसके अलावा इनकी नज़र अब बर्मा पे भी जा चुकी है। बर्मा के साथ भी इन्होंने युद्ध छेड़ दिया और पहली जो संधि होती है ट्रीटी ऑफ यंडबू 1826 में। तो यहाँ पर देखिए ट्रीटी में एरिया कौन सा आता है, अराकान, आज की रखाइन स्टेट, जहाँ पर अभी भी इशू चल रहा है। ये तब से ही अंग्रेजों ने परेशान कर रखा है, वो बेचारे वहाँ पर परेशान घूम रहे हैं। 200 साल होने को आ गए उनको, 2026 आ जाएगा। 1826 का इशू वहाँ पर चल रहा है। और इसी के साथ ये एरिया आ जाता है और नीचे वाला ये थाईलैंड के पास जो ये बॉर्डर के साथ है टिनेशियन एरिया ये आ जाता है। और यहाँ पर आसाम का बहुत सारा पार्ट जिसको बर्मीज एम्पायर अपने अधीन मानता था वो भी अंग्रेजों के पास आ जाता है और टेरिटरी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पर इंग्लैंड में इशू बनने थे। क्या इशू बनने थे उसको भी देखते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देख लें तो दूसरा एंगल बर्मा वार, क्योंकि 1853 का है ये अगले एक्ट में आएगा। तो इसमें देखिए ये जो लाइट ब्राउन वाली टेरिटरी है ये भी इनके पास आ जाती है। ये लोअर बर्मा, पेगू वाला, रंगून वाला सारा एरिया तो अंग्रेजों के पास ये सब आ जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब वहाँ पर अलग दौर चल रहा था। यहाँ से जो पैसा लूटा गया था, जो दीवानी मिलने के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, वो पैसा लूट के जो यहाँ के जो कारीगर थे उनसे सस्ता बना हुआ माल खरीद कर पहले ले जाया गया, बाद में उन्हें सस्ता माल, उनसे रॉ मटेरियल सस्ता खरीदा गया और अपना बना हुआ माल बेचा गया। इस कारण से वहाँ पर शुरुआती दौर की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि वहाँ पर अब एक लेबर क्लास, मिडिल क्लास और ये पहुँच चुकी है और ये अपने अधिकारों को मांगेगी, क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक क्लास के सामने इनको ज़्यादा अधिकार चाहिए होते हैं। उनकी लग्जरी इनको पसंद नहीं आती। उनके जो फ्यूडिशरी राइट्स होते हैं, यानी कि जो उनको पहले से ही मिले हुए हैं, उसके खिलाफ भी उनका एक आंदोलन रहता है। उसी में बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो आ जाते हैं, तमाम तरीके की वहाँ पर बातें होने लगती हैं। उसके कारण यहाँ पर देखिए राइज ऑफ मिडिल क्लास। फिर होता है वहाँ पर रिफॉर्म एक्ट 1832 का इंग्लैंड में। 1832 में वहाँ पर पहले ही रिफॉर्म एक्ट हो जाता है। कुछ सीट्स में मिडिल क्लास को वोटिंग का, इलेक्शन लड़ने का, इस तरीके के वहाँ पर प्रावधान किए जाते हैं। तो देखिए इस बैकग्राउंड में 1833 का एक्ट वहाँ पर बनने जा रहा है। और एक और बात, अगर मिडिल क्लास राइज हो गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई है, तो यहाँ पर कंपनी का जो एकाधिकार जो कम हो गया था, जिसमें अब केवल चाय में और चीन के साथ रह गया था, तो उस पर मार पड़नी बिल्कुल जायज़ नज़र आती है, क्योंकि ये कहेंगे हमें भी हिस्सा चाहिए।
और जो लेसर फेयर की जो थ्योरी थी मुक्त व्यापार की, वो और बढ़ती जा रही थी। इनको हिस्सा भी चाहिए था और इनको भारत में आकर ज़मीन भी खरीदनी थी, बसना भी था, प्लांटेशन भी करनी थी। तो ये सारी चीज़ों की वहाँ पर डिमांड थी और ये सब यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो पहला, गवर्नर जनरल पर जाने से पहले अगर देखें तो कंपनी का क्या किया जाएगा। 20 साल के लिए तुम्हें और हक देते हैं टेरिटरीज को संभालने का, लेकिन मोनोपोली खत्म। अब तुम्हारे ऊपर जो एकाधिकार का तुमने वो चला रखा था चीन के साथ और चाय के साथ, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। उसमें अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब ओपन हो गया है। ओपन होने में दूसरा काम था, जो यूरोपियन इमिग्रेशन थी वो शुरू कर दी गई। यूरोपियन मतलब कोई भी आ सकता है, सभी लोग आओ, फ्रांस का आए, कोई आए, यहाँ पर आके ज़मीन खरीदो, प्लांटेशन करो। और फिर वही खेल शुरू होता है नील की खेती का, अफीम की खेती का। ये सारा जो कारनामा होता है इस एक्ट के बाद होता है, क्योंकि फिर यहाँ पर ज़मीन खुली छोड़ दी गई और भारतीय जो मजदूर और किसान वो बिल्कुल अब एक तरीके से मान ले तो बंधुआ मजदूर के लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसके लिए बाद में लड़ाई लड़ी जाती है। नील आंदोलन होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है गांधी के आने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें लगभग 100 साल बाद जाकर इफेक्ट दिखाना वहाँ पर शुरू करती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद में क्या होता है, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को अब कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि टेरिटरी बढ़ गई थी। तो टेरिटरी बढ़ गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद कर दिया गया। पहले भी इशू आ रहा था कि जब बंगाल का गवर्नर बम्बई और मद्रास जाएगा 1813 वाले में, तो वो सुपरसीड कर जाएगा। अब उन्होंने कहा कि उसकी क्या जरूरत है, सुपरसीड परमानेंट करवा देते हैं। तो इसको परमानेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और पहला जो गवर्नर बनता है वो बनता है विलियम बेंटिक। और अब पूरे तरीके से फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, कार्यपालिका का भी, विधायिका का भी जो सारा कंट्रोल था वो बम्बई और मद्रास का अब कलकत्ता पहुंच जाता है और कलकत्ता बन जाती है एक तरीके से भारत की कैपिटल। उसके अलावा अगर देखें तो कानून निर्माण का केंद्रीकरण, इसका मतलब कानून निर्माण का केंद्रीकरण का मतलब है कि एक लॉ मेंबर और इसमें डाल दिया गया। दरअसल जब यहाँ पर एक्ट पास होने के लिए जाता है तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस कंपनी का जो शासन है इसको समाप्त कर देना चाहिए। उसमें दो रोल जो लोग थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक तो थे लॉर्ड मैकुले, वो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सेक्रेटरी हुआ करते थे, और एक थे जेम्स मिल जो बहुत बड़े हिस्टोरियन थे उस समय के, और उनकी अलग एक फिलॉसफी थी किस तरीके से अंग्रेजी राज वहाँ पर चलना चाहिए। तो दोनों ये चाहते थे कि यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनकी बस नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि कम से कम कानून तो वहाँ पर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुमने डिमांड की है, तुम ही जाओ। क्योंकि वहाँ पर रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था तो वहाँ पर एक लिबरल गवर्नमेंट आ गई थी जिसको कहा जाता है विग गवर्नमेंट। वहाँ पर टॉरी और विग दो हुआ करते थे, टॉरी कंजर्वेटिव थे और विग पार्टी हुआ करती थी थोड़ी लिबरल। तो वहाँ पर लॉर्ड ग्रे की एक सरकार आ जाती है जो रिफॉर्म एक्ट पास करती है। इसीलिए मैकुले की वहाँ पर बात सुनी जाती है, क्योंकि ये अपने आप को रिफॉर्मिस्ट मानते थे। भारत के लिए इन्होंने क्या किया, गलत किया, वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़े आदमी। तो बात मान ली जाती है, इनको चौथा आदमी बनाकर लॉ मेंबर बना दिया जाता है। और उसे कहा जाता है कि जब भी लॉ के बारे में बात होगी तो तुम जो एग्जेक्टिव काउंसिल है उसमें बैठ जाया करो। यानी कि गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 3 मेंबर जो पहले से थे, चौथा ये। लेकिन लॉर्ड मैकुले ने अपनी वहाँ से सिफारिश लगाई। विलियम बेंटिक भी ऐसे ही थे, क्योंकि वो भी सारी बातें मान रहे थे, सती प्रथा को अबॉलिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम रोज़ बैठा करो हमारे साथ। तो मैकुले लगभग रोज़ उनके साथ मीटिंग में बैठते थे, मतलब जब भी मीटिंग होती थी तो वो वहाँ पर बैठते थे। ऐसा कोई वहाँ पर अलग नहीं किया गया। लोक सेवा में सुधार, लोक सेवा में सुधार यहाँ पर सेक्शन 87 के अंतर्गत, सेक्शन 87 के अंतर्गत कहा गया कि बराबरी होनी चाहिए एक तरीके से दोनों सर्विसेज में, लेकिन वो अच्छे से फॉलो नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी कोशिश की गई। बात कहा गया कि एक बार यहाँ पर जो सर्विस है वहाँ पर बराबरी होनी चाहिए भारतीयों और अंग्रेजों में, तो यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया। तो उसके बाद देखिए प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। व्यापारिक एकाधिकार का अंत हो गया, मोनोपोली उनकी खत्म कर दी गई। उन्हें कहा कि जल्दी जल्दी अपना बिजनेस समेट लो, 20 साल तक टेरिटरी संभालो, अपना बिजनेस को यहाँ से अब निपटाओ तुम। तो हिंट होने लग गया था वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि अब वहाँ पर साम्राज्य बड़ा होता जा रहा है और शायद कंपनी इसको संभाल ना पाए। तो पहले से ही कोशिश नजर आती है। शिक्षा और सामाजिक सुधार, तो शिक्षा के लिए पहले ही कोशिश की जा रही थी, उसके बाद और कोशिश की गई, उसके बाद तमाम वो एक्ट के बाद की बातें, कैसे लॉर्ड मैकुले ने वहाँ पर अंग्रेजी को आगे बनाया, तो वो सारी एक्ट से अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कोशिश की गई कि जो एजुकेशन है उसमें और सुधार किया जाए। शायद जो मिशनरीज थी उनको कहा गया कि जाओ तुम अब एजुकेशन में भी काम करो। पहले केवल धार्मिक प्रचार के लिए छूट मिली थी, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलो और ये सब खोलो। तो फिर वो कॉन्वेंट कल्चर जो स्कूल का, वो लगभग यहीं से उसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद देखिए अधिनियम का महत्व क्या है।
सेंट्रलाइज्ड जो प्रशासन है उसकी शुरुआत हो जाती, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट, अब वहाँ पर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, वहाँ पर मिडिल क्लास राइज हो रही थी, लेबर के पास पावर आ रही थी, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, जो स्लेवरी थी, जो स्लेव ट्रेड होता था, स्लेवरी को, ट्रेड को पहले बंद कर दिया गया, जो स्लेवरी थी उसको, गुलामी को समाप्त करने की तरफ अंग्रेजों ने पहले कदम उठा लिया था। इस एक्ट में कहा गया कि अगर कोशिश करो जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करो, तो 1843 में एक्ट ऑफ 5 कहा जाता है उसे, उसके द्वारा भारत में भी स्लेवरी जो थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इनका अगर एक दोबारा से रिवाइज करके देख ले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अंत हो गया, यहाँ पर लोक सेवा में सुधार हुआ है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी गई है, दास प्रथा की समाप्ति हो गई है, व्यापारिक एकाधिकार का अंत हो गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद का सृजन हुआ है, विलियम बेंटिक बनते हैं, कानून निर्माण का केंद्रीकरण किया गया, लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई। सारी बातें ये इस एक्ट की मुख्य बातें हैं। अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 20 साल गुजर गए, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी हो चुकी थी, 20 साल गुजर गए हैं और 20 साल में बहुत कुछ बदल गया, दुनिया बदल गई। यहाँ पर 20 साल में इतना बदल गया कि अगर हम फिर से बैकग्राउंड की तरफ देखें तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन और इशू ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, भारत में नहीं, अब इंग्लैंड में ड्यूअल गवर्नमेंट क्या है वो देखते हैं। वहाँ पर इशू है इशू ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर अब 3 बड़े इशू बनते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंशन। यहाँ पर जो टेरिटरी है उसका बहुत विस्तार हुआ, 2 तरीके से हुआ। एक तो हुआ युद्ध के द्वारा और एक होता है मशहूर नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई। तो वॉर के द्वारा क्या होता है, तमाम तरीके के युद्ध लड़े जाते हैं। 1843 में सिंध चला जाता है, 1849 में पंजाब ले लिया जाता है, सिक्किम को फोर्स किया जाता है 1850 में कि दार्जिलिंग दे दो, वो एरिया ले लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा एरिया बढ़ाया गया। उसी के साथ क्या होता है, दूसरा जो एंगल बर्मा वार है उसके द्वारा वहाँ पर पेगू ले लिया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर तो गदर मच जाता है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, ये सब ले लिया जाता है 1853 आते आते, और टेरिटरी बढ़ के पहुँच जाती है अंग्रेजों की, बहुत बड़ी हो जाती है। अगर डिफरेंस देखना चाहे तो ये 1837 का मैप है। यहाँ पर ये इधर पंजाब वगैरह सब खाली है, राजपूताना है, बहुत सारा एरिया यहाँ पर अभी केवल कंट्रोल में है अंग्रेजों के। और यहाँ पर देखते हैं पहुँचते ये सारा पंजाब और सिंध चला गया, इधर भी बहुत सारा एरिया ये आ जाता है सिक्किम वाला इनके पास। तो एरिया इनका बढ़ जाता है, बर्मा का बढ़ जाता है, बस फिर क्या था, टेरिटरी बढ़ जाती है, रेवेन्यू बढ़ जाता है। फिर होता है कि अब ये कैसे वहाँ पर शासन चलाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर एक इशू बन जाता है। तो चलिए देखते हैं और क्या इशू है। इशू ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में दोहरी सरकार चल रही थी, भारत में नहीं इंग्लैंड में चल रही थी। वहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था और वहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हर 4 साल में चुने जाते थे, 24 उनकी गिनती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बनाया गया था। दोनों का एक तरीके से दोहरी सत्ता थी, लेकिन जो पैसा था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास आता था। आखिर वो डायरेक्ट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पास बहुत सारे अधिकार थे, नौकरी देने के तमाम तरीके। तो उनसे अब इशू बनने लग गया था और कारण यही था, टेरिटरी बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, उतना इंग्लैंड को नहीं मिल रहा था क्योंकि कंपनी के पास अधिकार थे वहाँ के पैसे के ऊपर अभी। तो इसलिए यहाँ पर इशू बना, इसको भी सॉल्व किया गया, इसके लिए प्रोविजन बनाया गया। उसके अलावा दूसरा अगर देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का इशू बनता है। उन्होंने कहा आपने बना तो दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन आपने जो सेंट्रलाइजेशन की है, जो मद्रास और बम्बई है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रह गई है। कलकत्ता में बैठ के बातचीत करते हैं शाम को, अपना जब माहौल बन जाता है तो कुछ कानून पारित कर देते हैं, उसे बना के भेज देते हैं, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बात तो सही है, पूछना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर प्रोविज़न किया जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर सारे प्रोविज़न होते हैं। तो 2 तरफ देखेंगे यहाँ पर, चेंजेस इन इंग्लैंड और चेंजेस इन इंडिया। अब चेंजेस इन इंग्लैंड में क्या किया जाता है, अब उनको लगता है टेरिटरी बहुत बढ़ गई है, उनका इनको अब 20 साल के लिए नहीं देंगे, इनको कह देते हैं कि तुम ख्याल रखो अभी जब तक मन करेगा हमारा तब तक। तो उन्होंने कहा आप जब तक ख्याल रखो जब तक कि इंग्लैंड कोई कानून के द्वारा आपसे ये अधिकार ले ना ले। तो कमर्शियल तो पहले ही ख़त्म हो गया था, टेरिटरी पे भी कोई अब लिमिट नहीं रह गई थी। तो अगर यहाँ से एक एंगल ये भी आता है कि शायद कंपनी को लग रहा था कि शासन जाने वाला है तो थोड़े ढीले भी हो सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह का रोल तो है, सब कारतूस का रोल है, लेकिन एक ये भी रोल है कि थोड़ा हो सकता है कि ढिलाई उनके अंदर भी आ गई हो एडमिनिस्ट्रेशन में कि पता नहीं कब चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उनको कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, तो कह दिया जाता है कंपनी से जब मर्जी ले लेंगे।
और क्या चेंजेस किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नहीं किया जाता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में चेंज किया जाता है। उनकी गिनती जो थी 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है, और रहती तो 24 ही, 18 कर दी जाती है। 6 को किया जाता है क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड, यानी कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है धीरे धीरे क्राउन अपने लोगों की करने की कोशिश वहाँ पर कर रहा था। और जो एक बहुत बड़ी बात थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास एक चीज़ हुआ करती थी, किसको सिविल सर्विस में भेजना है, जो वो उनसे ले लिया जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन की। तो कंपटीशन जो होता है एग्ज़ाम में सिविल सर्विस में शुरू होता है इस एक्ट के बाद, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पैट्रोनेज ले ली जाती है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। अब वो धीरे धीरे फिर उसमें भारतीय भी अच्छी पोजीशन पे पहुँचना शुरू होते हैं। तो ये होता है यहाँ पर। अब भारत में क्या किया जाता है, भारत में अगर देखें तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, उसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज के बाद उसको सेपरेशन भी कर दिया गया। उनको कहा गया कि अब जो कानून बनाएगा और जो एग्जेक्टिव फैसले लेगा वो दो अलग अलग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास 6 मेंबर हो गए हैं, चौथा हमने लॉ मेंबर दे दिया था, एक गवर्नर जनरल हो गया, एक कमांडर इन चीफ हो गया, आप 6 आदमी तो हो गए एग्जेक्टिव काउंसिल, कि आपने जो फैसले लेने हैं वो आप 6 लोगे मिलके, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब कोई कानून बनाओगे तो उसके लिए आपको कुछ लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा 6 आदमी आपको और देते हैं। 2 तो उन्होंने दिए जुडिशरी के, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक वहाँ से और ऊपर हाई स्टेटस का एक जज, 2 आदमी। और उन्होंने कहा कि 4 आपको और आदमी दिए जाएंगे, एक बंगाल से दिया जाएगा, एक बम्बई से, एक मद्रास से, एक नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस हुआ करती थी तब, जो आगरा वाला क्षेत्र था उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हुआ करती थी, पेशावर वाला एरिया, इसीलिए वो फ्रंटियर था। ये नॉर्थ वेस्ट हुआ करती थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थी ये इसलिए क्योंकि तब अंग्रेजों का शासन वहीं तक था। उनका फ्रंटियर तब आगरा वाला एरिया था, उसके बाद उनका अधिकार नहीं था। तो धीरे धीरे बढ़ जाता है तो वो फ्रंटियर बन जाता है, तो इसका नाम धीरे धीरे बदल के यूनाइटेड प्रोविंस की तरफ चला जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट, उससे एक मेंबर जाएगा। तो 4, 2, 6 और 12 मेंबर यहाँ पर हो गए एग्जेक्टिव काउंसिलिंग में। तो ये यहाँ पर फैसला किया गया। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम यहाँ पर खोल ही दिया गया है। उसके प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, जो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो 54 में मैकले समिति का गठन किया गया, जिसने भारतीय सिविल सेवा की संरचना का विकास होता है। इस कानून में उसका प्रावधान था। कंपनी के शासन को विस्तार किया गया, लेकिन कोई टाइम पीरियड वहाँ पर नहीं दिया गया किस तरीके से वहाँ पर रहेगा। स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात हमने कर ली, कैसे जो चारों प्रेसिडेंसी थी वहाँ से एक एक नुमाइंदे को बुला लिया गया। और जुडिशरी के मेंबर इसलिए रखे गए तो एग्जेक्टिव जो काउंसिल है उसका जो दबाव है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बना रहे, क्योंकि वो 2 आदमी तो कलकत्ता में बैठते थे, तो फिर 8 आदमी वहीं से हो गए, वो 4 आदमी सिर्फ अपनी बात करके चले जाएंगे। तो अगर देखें तो फिर से एक यहाँ पर यही 4 बातें हैं: विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण, प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली, कंपनी का शासन विस्तार, स्थानीय प्रतिनिधित्व, यही सारी बातें इन 2 में। और इसके बाद फिर हम देखेंगे 1858 का जो एक्ट बनता है, कैसे विद्रोह की सिचुएशन बनती है और उसके बाद वो वहाँ पर एक्ट होता है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।